हेलो छत्तीसगढ़ राव क्लासेस एंड ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए आदर्श सीरीज लेकर आया हूं, क्लास 10 का आदर्श सीरीज। आप लोगों को कौन से विषय पर आदर्श सीरीज चाहिए कमेंट कीजिएगा। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथ्स का सेट ए का आदर्श सीरीज लेकर आया हूं। चलो हम लोग इसका निपटारा करते देखेंगे क्या है। कक्षा 10वीं का आदर्श सीरीज गणित है, तो देखते हैं। पहला सबसे पहले 1 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल वाला, उसके बाद 5 नंबर का खाली स्थान आएगा। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर का 10 क्वेश्चन कौन सा है, क्या है। 4x² धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? c/a। तो c क्या है? 3 और a क्या है? 4। तो 3/4। इसका ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसी क्या है? सेकंड है x² माइनस 2x धन 1 का विविक्त कर मान होगा। विविक्त कर क्या? विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है? 2, तो b का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान क्या है? 1 और c का मान क्या है? भी वो भी 1 है। तो 4 माइनस 4, इसका मान हो जाएगा 0। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। वैसे तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 12, 19, 26 का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर क्या होगा? दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 7। वैसी चौथा क्वेश्चन है 18 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 18 और 6 का तृतीय अनुपात होगा, ये है ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है सरल रेखा का समीकरण दिया है। तो सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx धन c, y बराबर -7x धन 6 की ढाल। ढाल क्या है? m। तो m का मान क्या दिया है अपन को? -7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा -7। छठवां नंबर दिया है 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन है 3। 6 का सही ऑप्शन है 3 नंबर। 7वें नंबर पर है साइन थीटा बराबर 1/2 का थीटा का मान होगा। साइन थीटा 1/2 का मान होता है 30 अंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। वैसे ही 8वां नंबर पर है यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात 36:49 है तो उसकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। क्या होगा इसका? संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 8वां का। 9वां नंबर पर क्या दिया है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? एक वृत्त है, एक बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए। उसके बाद क्या दिए हैं? एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र क्या हो जाता है? फार्मूला l² बराबर h² प्लस r²। तो हमको दिया व्यास दिया है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 12/2 लिख देते तो 6। फार्मूला में रख दे। ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो l² बराबर 64 धन 36। तो l² बराबर 100। तो l इधर वर्गमूल 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10 का ए। क्या दिया है? उसके बाद हम लोग खाली स्थान पे आते हैं। क्या दिए हैं? द्विघात बहुपद में अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्य हो सकते हैं? 2। इसमें आ जाएगा 2। वैसे ही दूसरा दिया है वृत्तीय वर्ष प्रारंभ खाली स्थान से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल, इसमें आ जाएगा 1 अप्रैल। तीसरा दिया है 3 tan 15 अपॉन cot 75 अंश। 3 tan 15 अंश दिया है cot 75 अंश। तो इसको लिख सकते हैं 3 tan 15 tan 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। तो 3 tan 15 अपॉन tan 15 अंश। तो 15 से 15 कट जाएगा, तो इसका सही आ जाएगा
इसका आ जाएगा 3 मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। वैसे ही चौथा क्वेश्चन दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के होती है, क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबवत। क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है, सम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है, क्या होता है, सम होता है। यहाँ पर आ जाएगा 5वें नंबर पर सम आ जाएगा। इसके बाद चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहली 10 सम संख्याओं कौन सी हैं, इनका समांतर माध्य औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सम संख्या कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 10 सम संख्या है, इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो n बराबर हो जाएगा 10, समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाता है समेशन x अपॉन n। इन सभी को 2, 4 जो सम संख्या उनको जोड़ देंगे, अपॉन जितनी संख्या उसको लिख देंगे, 10 लिख देंगे। इसको जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है, इसको काटने पर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ये दूसरा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख लेना। तीसरा है, बहुपद x² धन 2x धन 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना, क्या है, x² 2x धन 1। तो हम लोग 2x को गुणनखंड करना है, इसको तोड़ना है। तो x² 2x को हम लोग लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं x धन x में। उसके बाद इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x धन 1, इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं +1, तो x +1, इसको लिख देते हैं दोनों को x +1, और इसको लिख देते हैं x +1। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा x +1 और x +1। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु k 3 और 8, 7 की प्रवणता 1, तो k का मान ज्ञात करना है हमको। तो प्रवणता का सबसे पहले फार्मूला क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये दिया है आपको बच्चों। और k और 3 इसको लेते हैं x1 k y1 3, x2 हमको दिया है 8 और y2 दिया है 7। तो हमको y2 माइनस y1, तो 7 में से 3 को घटाना है और 8 माइनस k, और हमको प्रवणता दिया है 1। तो 7 में से 3 और 4 हो जाएगा 8 माइनस k बराबर 1। इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 माइनस k, तो k बराबर 8 माइनस 4 बराबर k बराबर 4। इसका आंसर हो जाएगा k बराबर 4। ये रहा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिंदु 5, 8 और 5 माइनस 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है, x1 y1 दिया है 5 और 8, और x2 y2 है 5 और -3। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। x2 का मान क्या दिया है हमको, 5 दिया है, और x1 का मान भी 5 दिया, 5 में से 5 को घटाना, इसका वर्ग है, प्लस y2 हमको दिया है -3 दिया है, और हमको y1 दिया है 8, इसका वर्ग। 5 में से 5, इसको 0 का वर्ग हो जाएगा। ये -3 -8 -11 का वर्ग हो जाएगा, इसका 0, इसका वर्ग हो जाएगा 121, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 इकाई। ये रहा बच्चों इसका आंसर 11 इकाई। वैसे ही क्या दिया है, 2x वर्ग धन 5x धन 5 का विभेदक ज्ञात करना। तो विभेदक के लिए सबसे पहले वर्ग समीकरण लिए हम लोग। वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 रखने पर, उसके बाद a का मान क्या हुआ 2, b का मान क्या है 5, और c का मान भी 5 है। तो d बराबर विविक्तकर का सूत्र हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac, b का वर्ग 25 माइनस 4, a 2 और c का मान 5 है। 25 40 हो जाएगा इसका, तो
बराबर -15। 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस पे आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बराबर -15। ये रहा डी बराबर -15। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन। 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x हो तो x का मान ज्ञात करना हमको। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। देखना 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखना इसको लिखा है तो इसको हम लोग रिपीट 2 बार लिखते हैं। उसके बाद लिखने के बाद इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, 1 धन x अपॉन 3 धन x बराबर 3 धन x अपॉन 6 धन x। इसके बाद हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 धन x 6 धन x 3 धन x, ये 2 बार लिखे, इसको वर्ग कर देते हैं। इसका गुणा इसके साथ करते हैं, 6 धन 6x धन x स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab 6x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल, 6 धन x बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। ये रहा इसका 7वां का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्या मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज सारणी में प्रदर्शित है। तो ये सारणी दिए हैं जो साधारण ब्याज समय वर्ष में दिए हैं और समय वर्ष में और साधारण ब्याज रुपए में दिए। इसको हम लोगों को ग्राफ के माध्यम से समझाना है। तो क्या है, हम लोग ले लेते हैं x अक्ष के अनुदिश समय ले लेते हैं और y अक्ष में साधारण ब्याज ले लेते हैं। ये हो गया आपका y अक्ष हो गया और ये हो गया अपना x अक्ष। x अक्ष में लिखना है समय ले लेना है और y अक्ष में साधारण ब्याज ये दिए हैं। इसमें जो जो दिए लिख देना, 15, 30, 45, 60, 75। और इसमें क्या दिए हैं, समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। अब इसको मिला देते हैं, मेरा 30, 2 वर्ष, 45, 60 का ये रहा ऐसे, इसको ये रहा 45, ये रहा 60, 75। इसको मिला देते हैं। उसके बाद ये सरल रेखा में प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग पैमाना लिख देते हैं। क्या हो जाएगा पैमाना, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए है, समय x अक्ष पर लिए है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष लिए है और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपये लिए। ये रहा 15 रुपये लिए। इसमें 15, 30, 45, 60, 90 ऐसा टाइप से क्वेश्चन 8वां नंबर ये रहा, हो गए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या है ये, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है। कॉस सर्वसमी का 1 से ये, सर्वसमी का 1 से ये 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा, इसी को हमको सीधा करना था बच्चों। ये हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गया अपना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। हमको सिद्ध करना है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो मान लेते हैं कोई भी विषम संख्या n है, तो n की जगह पर हम लोग ले लेते हैं n बराबर 2k+1 है, तो इसका वर्ग करना है हमको। तो हम लोग n का वर्ग करते हैं, n का वर्ग कर देते हैं और 2k+1 का वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k धन 1। उसके बाद हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस k से 2 कॉमन लेते प्लस 1 वैसे लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको पूरे को b ले लेते हैं, किसको b, 2k स्क्वायर प्लस 2k को हम लोग b ले लेते हैं। तो अंत पे क्या प्राप्त हो, n स्क्वायर 2b+1। अब b की जगह पर कोई भी संख्या रख के देखो विषम ही आ गया। जैसे हम एक रख के देखते हैं, 1 धन 1 2 धन 1 मतलब 3 आया। मतलब यह सिद्ध हुआ कि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। ये आपका 10वां क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद हम लोग 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है हमको। तो हमको व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, व्यास वाले अर्धगोले का आयतन व्यास। तो व्यास हमको कितना दिए हैं, 6 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या r ज्ञात करना है। तो 3 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको अर्धगोले का आयतन, आयतन क्या होता है इसका, 2/3 पाई r³ होता है। तो r की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे और पाई की जगह पे 22/7, 3 का क्यूब। इसमें से 3 से 1 3 कैंसिल, 22 दूनी 44/7, 3 का वर्ग। तो लिख देंगे 44/7 9। तो इससे इसका गुणा कर देते हैं, 3 8 10 7 5 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 56.5 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई में लिए है बच्चों, इसमें लिए हैं, इसको भी हल करके देखते हैं। क्या लिए हैं, 2/3 पाई r³। तो 2/3 इसको हल करके देखते हैं हम लोग। क्या लिए हैं, 2 पाई 3 × 3। तो क्या 18 पाई लिए हैं। तो पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7। इससे भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, वही आंसर आया बच्चों। क्या है, 5.5 घन सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आप कोई भी बना सकते हैं, 18 पाई वाला भी बना सकते हैं और ये वाला भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या है, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन। तो हम लोग शंकु की मान लेते हैं, शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। तो शंकु की ऊंचाई क्या दी है, ऊंचाई हम लोगों को दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है और व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकालते हैं हम लोग।
ऊंचाई। क्या होता है इसका फार्मूला, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान हम लोग को दिया है 8, 8 का वर्ग 6 का वर्ग, एल स्क्वायर बराबर 64 धन 36, तो एल स्क्वायर बराबर 100, तो एल का मान हो जाएगा 100, एल का मान हो जाएगा 10, एल का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये रहा इसका तिर्यक ऊंचाई शंकु का। उसके बाद हम लोगों को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है इसका फार्मूला। तो हम लोगों को आर का मान तो पता चल गया 6 सेंटीमीटर और एल का मान भी पता चल गया 10 सेंटीमीटर। अब तो इसमें फार्मूला में रख देते हैं, पाई आर एल, आर की जगह पर 6 और एल की जगह पर 10, तो 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई की जगह पे 22/7 भी रख के हल कर सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा 22/7 करके, इसको भी आप कर सकते हैं, वो भी सही होगा। उसके बाद शंकु का आयतन दिया, आयतन शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आर का मान दे दिया 6 दे दिए हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 48, 48 दूनी 96, 96 आ जाएगा, 96 पाई घन सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर। उसके बाद इसके अथवे में दिए हैं, एक लंब वृत्ती बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है। बेलन का परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 44 लिख देते हैं। तो 2 पाई, इसको कैंसिल कर, क्या दिया है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। पाई का मान होता है 22/7, तो आर का मान आपको ज्ञात करना है, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ। बाईस 44, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर आया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया बच्चों। उसके बाद हम लोगों को क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो गया 7, 7 का वर्ग और एच का मान हमको दिया है 10, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गए, 22 गुणा 7 इंटू 10, क्या हो जाएगा 22 7 154 10 घन सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर बच्चों, ये आ गया 1540 घन सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। हमको क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है इसमें। तो मान लेते हैं क्यारी की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो आयत का परिमाप होता है, क्या होता है, परिमाप जो कि होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। x को लंबाई लिए और y को चौड़ाई लिए, और हमको दिया परिमाप दिया है 76। तो x धन y 76/2 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। x धन y बराबर 38। ये अगले पेज पे देखते हैं, ये पर 38 प्राप्त हुआ। x धन y बराबर, x धन y बराबर 38, तो y का हमको निकालना है, तो क्या लेंगे 38 माइनस x कर देंगे, ये y का मान निकल गया। उसके बाद हम लोग उसमें क्या लिखा है प्रश्न में, आयत का परिमाप 76, तो आयत का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या है 357 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 357। लंबाई x है और चौड़ाई y है, 357। हम लोगों को y का मान पता चल गया 38 माइनस x,
इससे हमको गुणा कर देंगे इसको 38x माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 38x माइनस 357 बराबर 0। हम लोगों को गुणा करने पर 357 और जोड़ने या घटाने पे 38 लाना है हमको। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 21x, 17 और 21 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा और गुणा करने पर 357 माइनस 357 बराबर 0। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 17 नहीं, ठीक, यहाँ पर गलती, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ। क्या हो जाएगा? 38x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x माइनस 357 बराबर 0। तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 21 आ जाएगा, इसमें से माइनस 17 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 21 आ जाएगा। तो हम इसको और इसको लिख देते हैं, तो x माइनस 17 और x माइनस 21 यहाँ पर प्राप्त हुआ, x माइनस 17 x माइनस 21 बराबर 0। तो x बराबर 17 हो जाएगा और x बराबर 21, x बराबर 17 और x बराबर 21। इसको y के मान पर रखते हैं, x बराबर 17, सबसे पहले y 38 माइनस 17 21 आया, और दूसरे बार रखते हैं x बराबर जब 21 रखते हैं तो y बराबर 38 माइनस 21, इसमें 17 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई जो 21 मीटर आया और चौड़ाई जो है 17 मीटर आया। यह है इसका आंसर। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते, क्या है? अथवा में दिया है, यदि a और c का मध्यानुपाती b तो के नियम से सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए धन सी अपॉन बी, इसका मध्यानुपाती b दिया है, हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमको। तो क्या ले लेंगे? a और c का मध्यानुपाती b है, तो b मध्यानुपाती, इसको दो बार लिख देंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? a अपॉन b c अपॉन b अपॉन c बराबर k। तो a बराबर b के लिख देंगे और b बराबर c के, a बराबर b के और b बराबर c के। तो हम लोग b की जगह पर ये c के रख देंगे, b की जगह पर c के इंटू के, तो a बराबर हो जाएगा c के स्क्वायर हो जाएगा a की जगह पर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो a की जगह पर ले लेते हैं c के स्क्वायर प्लस b की जगह पर c के, a की जगह पर c के स्क्वायर और b की जगह पर c के। ठीक, इसका स्क्वायर है, c का स्क्वायर k का स्क्वायर। ठीक, b की जगह पर c के, इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? c के स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के स्क्वायर c स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के। उसके बाद क्या हो जाएगा? इधर देखते हैं, c के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस क्या बचेगा? c
C1 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेना है, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेना है हम लोगों को, तो क्या बचेगा सी प्लस इधर देखते हैं क्या हुआ, ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी के स्क्वायर, तो एक ही जगह पर हम लोग लिख देते हैं सी के स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और बी बराबर सी के का स्क्वायर, और ए की जगह पर सी के स्क्वायर और बी की जगह पर सी के, तो हम लोग इसका ये पूरे का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो इधर देखते हैं क्या है, ए बराबर बी के बी बराबर सी के, तो बी बराबर ए बराबर हो जाएगा बी की जगह पर सी के इंटू के हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा सी के स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, एक ए की जगह पर सी के स्क्वायर प्लस बी की जगह पर सी के पूरे का स्क्वायर, इसके भी पूरे का स्क्वायर, और ए की जगह पर सी के स्क्वायर इंटू बी की जगह पर सी के लिख दिए। उसके बाद इसका हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसके और स्क्वायर लगा तो एक और स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसका हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, तो इसका सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाए, क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ये बचेगा। ये अपना हो गया राइट हैंड साइड हो गया। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस सी अपॉन बी, ए का मान क्या हो जाएगा बी के, ए का मान लिए हम लोग बी के लिए है, और सी और बी का मान हम लोग क्या लिए हैं सी के, ए का मान सी के स्क्वायर, ठीक 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 सी के स्क्वायर है ना। अब सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी के, सी से सी कैंसिल, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ये हो गया अपना राइट हैंड साइड सीधा हुआ, ये भी के स्क्वायर प्लस 1 के और के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ये रहा क्वेश्चन अथवा वाला। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो तालिका दिए हैं, साक्षरता दर में प्रतिशत में दिए हैं और ये शहरों की संख्या दिए हैं, तो हम लोग तालिका बना लेते हैं। ये है तालिका, हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देते हैं तालिका में जो जो दिया उनको। अब इसका मध्य बिंदु लिख देते हैं, इसको एफ आई ले लेते हैं और इसको एक्स आई ले लेते हैं और इसके दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या है 3, शहरों की संख्या 10,
11, 8, 3 ये दिए हैं। और इसमें मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, इसमें का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 50, और 55 और 65 के मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 60, 65 और 75 के बीच मध्य बिंदु 70, 75 और 85 के मध्य बिंदु 80, और 85 और 95 के मध्य बिंदु 90। इस सभी का मध्य बिंदु है ये, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ, तो 30 गुणा 5 50 गुणा 30 कर देंगे तो 150, इसका आ जाएगा माध्य 600, इसका आ जाएगा 770, इसका आ जाएगा 640, इसका आ जाएगा 270। अब इस सभी का माध्य योग ले लेते हैं, शहरों की संख्या का टोटल ले लेते हैं और इसका सभी का टोटल लेते हैं, दोनों के गुणनफल। तो लिख देंगे x समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो इसका टोटल होता है 2430 अपॉन 35, इसका जो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 69.4%। तो इसमें और क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्या पूछा है, इन आंकड़ों का माध्य सा, इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखना है। तो 3 निष्कर्ष दिए हैं, साक्षरता दर 50% अधिक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, साक्षरता का यह प्रतिशत संतोषजनक है, और तीसरा क्या है, शिक्षा के विकास को प्रदर्शित करता है। ये रहा अपना 14 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ बहुलक। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। क्या दिए हैं, वर्गांतर दिए हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 50, और आवृत्ति जो दिए हैं 9, 17, 28, 30, 15 और 8 ये दिए हैं हमको वर्गांतर और आवृत्ति। हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले अधिक आवृत्ति कौन सा, इसको देखना है। इसमें से कौन सा अधिक आवृत्ति है, ये है आवृत्ति 28, ये सबसे अधिक आवृत्ति है। तो लिख लेंगे हम लोग आवृत्ति, ये लिखा है सबसे अधिक आवृत्ति 28 है, जो कि वर्ग 20 और 30 की है, 20 और 30 का वर्ग का है ये, अतः बहुलक वर्ग 20 और 30 है। तो इसमें से निम्न सीमा क्या हो जाएगी, L बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, और क्या है F नॉट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा 17, और F1 हो जाएगा जो 28, और F2 हो जाएगा जो है 23, और जो ऊंचाई हो जाएगा इसके दोनों का अंतर, तो क्या हो जाएगा ऊंचाई 10, ये है ऊंचाई 10। तो हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। क्या है फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फार्मूला। हम लोग फार्मूले पे रख देते हैं। L का मान 20 है, और F1 का मान 28 है, और F0 का मान 17 है, तो 28 में से 17 रख देंगे, और 2F1 की जगह पर 28, F0 की जगह पर 17, और F2 जगह पर 23 रख देते हैं। तो क्या रखेंगे, मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, क्या है 20 धन 28 माइनस 17 अपॉन 28 माइनस 17 माइनस 23 इंटू 10, क्या प्राप्त होता है 11, ये 56 माइनस 40 इंटू 10, क्या हो जाएगा 1, 3, 10, ये प्राप्त होता है। अरे ठीक यहाँ पास गलती होगी, क्या दिए हैं 20 धन 11 अपॉन 56 माइनस 17 माइनस 23 इंटू 10, ये है तो 20 धन 11
इसको जोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या है, 7×40 इंटू 10 हो जाएगा ये, 20×11। बॉड मास रूल लगा देते हैं। बॉड मास क्या होता है, सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। तो सबसे पहले हम लोग, ये कुछ नहीं, इसकी जगह पे 1 है तो गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 20×110/16 और 1। ये 3, 16 30, क्या हो जाएगा, 26.88। ये आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। ये रहा, उसके बाद ये रहा अब इसका आंसर। इससे हम लोग भाग दे देते हैं 110/16, तो ये उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ये 320 और ये 110, तो क्या होता है 430/16। तो भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 26.88। ये रहा बहुलक। ये इसको, ये उसके बाद क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसमें AD समानुपात AD लंब BC, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर धन CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर धन AC स्क्वायर। त्रिभुज ABC हमको दिया है बच्चों, ABC ये दिया है, और इसमें क्या बोले हैं, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, AD लंब BC, AG के लंब BC है। तो क्या है, त्रिभुज AD और B में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये है। तो इसमें कर्ण हो जाएगा ABD में, तो AB कर्ण हो जाएगा, कर्ण का वर्ग लंब AD हो जाएगा, AD का वर्ग आधार BD, ये हो जाएगा BD का वर्ग। ये समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। उसके बाद त्रिभुज AD और C में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो कर्ण हो जाएगा AC हो जाएगा कर्ण, और लंब हो जाएगा AD, और आधार हो जाएगा CD। अब दोनों को समीकरण 2 लेते हैं इसको। उसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 1 है। दूसरा है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, समीकरण 2। इसमें से इसको घटा देना है, समीकरण 1 से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, क्या बचा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD
स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस माइनस सी डी स्क्वायर, इसी को हमको सिद्ध करना था। ए बी स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था। ये आ गया, ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। ये आ गया, यही है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये तो कन्फर्म है, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको हमको सिद्ध करना है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, दिया है चक्रीय ए बी सी डी दिया है। तो सबसे पहले दिया है केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त पर बने चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, ए बी सी और डी। हमको सिद्ध क्या करना है, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 और कोण बी धन कोण डी बराबर भी 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। रचना क्या की हम, केंद्र में केंद्र ओ से शीर्ष ए और सी को मिला है। ये केंद्र ओ है और ओ से ए और सी को हम मिला है। और उत्पत्ति क्या क्या इसमें उत्पत्ति है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या बोल रहे हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग पर बनाया गया कोण के दोगुना होता है, इसका दोगुना होता है। तो क्या है, चाप क्या लिए है, ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए चाप है कोण ए ओ सी, इसका दोगुना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए डी सी, इसका दोगुना होता है, ये हो जाएगा। और चाप सी डी ए के लिए, सी डी और ए के लिए कोण सी ओ ए बराबर कोण ए बी और सी, इसका दोगुना होता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते, क्या है समीकरण 1, क्या लिए है, कोण ए ओ सी नहीं, क्या है समीकरण 1, कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए बी सी, और समीकरण 2 है कोण सी ओ ए बराबर कोण ए बी और सी। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ ए बराबर, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, ये दोनों कॉमन आ गए। इसको हम लोग लिख दिए, ठीक। तो क्या बोले उसके बाद, वृत्त के केंद्र ओ पर संपूर्ण कोण, वृत्त के केंद्र पर इसका संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोण पर कितना कोण होगा, 360 अंश। तो लिख सकते हैं कोण, इसको लिख सकते हैं कोण डी लिख सकते हैं और इसको कोण बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण डी धन कोण बी बराबर 180 अंश, ये इधर चला है, 2 से भाग हो जाएगा। अब उसके बाद चतुर्भुज ए बी सी डी में लेना है हमको, लिया ना ए बी सी डी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लोग ले लेते हैं कोण ए और कोण सी को ले लेते हैं, कोण ए धन कोण सी कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण सी और कोण बी और कोण डी का मान कितना है, 180 अंश दिया है बराबर 360 अंश।
इससे इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। यही तो हमको सिद्ध करना था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सम्मुख कोण कोण ए और कोण सी, यही तो सिद्ध करना था। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद पी है, तो सिद्ध कीजिए पी धन क्यूवा पद शून्य है। तो हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो पीवा पद क्यों है बोले तो ए पी, ए धन पी माइनस 1 इंटू डी, ये क्यों है। और क्यूवा पद ए क्यू बराबर ए धन क्यू माइनस 1 डी बराबर पी। इस दोनों को घटा देते हैं तो ए और ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पी माइनस ए, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या है देखते हैं, इधर घटाते हैं हम लोग। समीकरण 1 से 2 को घटाना है, ए धन पी माइनस ए टू डी बराबर क्यों दिया है, और ए धन क्यू माइनस ए इंटू डी बराबर पी। समीकरण 1 लेते, समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। पी माइनस इंटू डी माइनस क्यू, ये प्लस हो जाएगा, इंटू डी, तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। दोनों में डी कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी। ये रहा, इसको घटा देते। इसके बाद आगे अगला क्या है, क्या प्राप्त हुआ, P माइनस क्यू इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी। तो D लिख देते हैं, D का मान हम लोग लिख देते हैं, अपॉन में कर देते हैं। क्या कर देंगे, D बराबर P माइनस क्यू माइनस पी है, क्यू माइनस पी बटे P माइनस क्यू। तो P को इधर आ गए तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस P माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, -1। D बराबर माइनस, D का मान हमको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, ए धन P माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, ये लिए थे हम लोग। तो D का मान क्या है, -1, इसमें रख देना है ए धन P माइनस 1 बराबर क्यू। तो इसके साथ गुणा कर देते हैं, ए धन माइनस P धन 1 बराबर क्यू। क्या हो जाएगा, ए माइनस P धन 1 बटे 1 बराबर क्यू, ये हो जाएगा। अब हम लोग अब इधर ए का मान, अब ए को हम लोग इधर क्या करना है, ए माइनस हो जाएगा, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या कर देते हैं, ए बराबर P प्लस क्यू माइनस 1, ये ए का मान प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, P धन क्यूवा पद ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, P धन क्यूवा पद, P धन क्यूवा पद लिख देते हैं, ए P धन क्यूवा पद बराबर ए P धन क्यू माइनस 1 एंड -1 इंटू डी। अब डी की जगह पर डी का मान क्या हुआ है, -1।
P धन Q, A का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, P धन Q माइनस 1 प्लस P धन Q माइनस 1 और D का मान माइनस 1, तो क्या हो जाएगा A धन P धन Q, तो P धन Q माइनस 1, इसके माइनस 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस P धन Q माइनस धन 1, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, P धन Q, ये धन है ना यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये धन लिखा है ना, मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ, P धन Q, अब इधर हो जाएगा तो माइनस होगा, ये होगा माइनस, होगा माइनस, तो भी तो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर P धन Q, यही हमको सिद्ध करना था, क्या करना था देखिएगा, क्या करना था, Pवा धन Qवा पद शून्य है, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, Pवा धन Qवा पद ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। अगले उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, तो संख्या ज्ञात करना, क्रमागत संख्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याएं क्रमशः 2x और 2x धन 2 है, इसके वर्गों का योग बोले, इसको दोनों को वर्गों का, तो 2x का वर्ग धन 2x धन 2 पूरे का वर्ग बराबर 164, तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर धन 4, अब इसका हो जाएगा a स्क्वायर 4x स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, तो 4x धन 4 2x इंटू 2 बराबर 164, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या किए हैं, 2x स्क्वायर धन 2x धन 2 पूरे का वर्ग बराबर 164 वर्गों के योग के, तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का 2ab, 4 दूनी 8x बराबर 164, तो ये 8x स्क्वायर प्लस 8x धन 4 बराबर 164, अब इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस 164 बराबर 0, तो 4 में से 164 घटाएंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 160 बराबर 0, यह आया अपना 8x स्क्वायर 8x धन 8x माइनस 160 बराबर 0, ये रहा। इसके बाद हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं सभी में, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। अब हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 20 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 1 प्राप्त हो, हमको x प्राप्त हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 5 और 4, तो क्या लिख देंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, तो x इसमें से कॉमन हो जाएगा, x धन 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x धन 5 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर माइनस मिस्टेक,
x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर -5। ये निकला x बराबर 4 और x बराबर -5। तो x -5 जो ऋणात्मक है इस कारण से इसको नहीं लेते, तो 4 है x बराबर धनात्मक तो इसको लेते हैं। तो x की जगह यहाँ पर रख देंगे जो संख्या लिए हैं 2x, और क्या है 2x लिए हैं, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 4, 2 4 8 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर लिए हैं, 2x स्क्वायर धन 2 लिए हैं। दो एक्स स्क्वायर धन 2, तो 2 और इस x का मान 4 हुआ है, 16 धन 32 धन 2 बराबर 34। इसका अरे 2x लिए मैं स्क्वायर ले लिया था यार, सॉरी 2x धन 2 है ना, मैं स्क्वायर ले लिया था। 2 गुणा 4 धन 2 बराबर 10। ये रहा प्राप्त हुए 8 और 10 संख्या प्राप्त हुआ। पूछना ना संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमको 8 और 10 संख्या प्राप्त हुआ। ये रहा अपने अथवा का क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन में, राम ने 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो और ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन हमको इसमें ज्ञात करना है। तो क्या मूलधन हमको दिए हैं p बराबर दिए हैं, क्या दिए हैं 20,000 दिए हमको, और क्या दिए n बराबर 1 वर्ष, किसमें दिए हैं 6 माही। तो 6 माही में यानी कितना हो जाएगा 2 6 माही हो जाएगा, और r बराबर कितना दिए हमको 4%। तो क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है a बराबर p 1 धन r बटा 100 की घात n। तो हमको क्या दिए p बराबर 20,000 दिए हैं और r का मान 4 दिए हैं, और 100 और n की मान 6 माही में 2 दिए हैं। r का मान 4%, दोनों 6 माही में लेना है ना, दोनों 6, यहाँ पर भी 2% आएगा, 6 माही संयोजित करती है तो r 4%, ठीक। यहाँ पर भी 2 आएगा तो 2 हो जाएगा, 100 कम तो 2, 20,000 102 अपॉन 100 पूरे का, 20,000 इंटू 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, ये 0 से 0, 0 0, ये चारों कैंसिल। अब इससे गुणा कर देना, क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20,808 आ जाएगा। ये अपना मिश्र धन निकल गया। ये रहा अपना मिश्र धन। ये रहा 17वें नंबर का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नियति तिथि मिलने वाली राशि कितना है 20,808 होगा। उसके बाद क्या है, हमको क्या दिया, इसके अथवे में क्वेश्चन दिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा। क्या क्या दिया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5 वर्ष के लिए यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष
पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमको क्या दिया है, 5 वर्ष पश्चात उसकी धनराशि कितनी होगी। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो अब मूलधन क्या दिए हैं, मूलधन 100 दिए हैं और क्या दिए हैं, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता। तो n बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए 12 माह में 60 माह हो जाएगा। और r का मान दिए हैं 6%। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है i। तो p इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n धन 1/2 ये रहा। तो i p का मान कितना है 100, r का मान 6/100, 1/12 60 धन 1/2। तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो i बराबर हो जाएगा 1/12 60 धन 1/2। ये हो जाएगा 2 से 30 हो जाएगा। और ये बचे है ना 6, ये भी 6 बचे हैं। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से ये 15 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, i बराबर 15×61 ये होगा। तो इसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा, i बराबर 915 रुपये ये आ जाएगा गुणा करने पर। ब्याज इतना ब्याज आ गया, 915 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो हमको क्या बोला है, 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष पश्चात मोहन की प्राप्त धनराशि, मूलधन गुणित समय धन ब्याज, ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या है, मूलधन 5 वर्ष पश्चात ना, क्या है मूलधन कितना है 100 और क्या है इंटू मूलधन गुणित समय धन ब्याज यही है। तो इसको क्या हो जाएगा, 6000 ये हो जाएगा गुणा करने पर 915। तो इसका आंसर हो जाएगा 6915 ये रहा इसका आंसर। 5 वर्ष पश्चात इसकी धनराशि इतना होगा 6915। ठीक है बच्चों, ये इसका अथवा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये इसको तो मैं अलग बताऊंगा, इसको बनाकर, ये कॉन्सेप्ट वृत्त वाला है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ये दोनों को, ये और ये दोनों को बाद में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये तो बहुत ही, ये त्रिकोणमिति और ये इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आएगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। क्या दिए हैं देखेंगे, क्या दिए हैं, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो भवन की ऊंचाई और कार की चाल ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसकी चाल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए और बी एक भवन है, ये जो एक भवन है ये और ये दिया है ए और बी, और इसकी ऊंचाई जो है ए और बी एक भवन है, इसकी ऊंचाई यही ऊंचाई इसका h हो जाएगा। और तथा बी सी x सेंटीमीटर, ये बी और सी दिया है वो x सेंटीमीटर है। और सी डी 30 मीटर चलने के बाद, बोले ना 30 मीटर चलने के, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं क्या है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर से एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखते हैं। यहाँ से आदमी 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है।
कोई आदमी। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। भवन के पाद की ओर एक समान चाल से चलती 30 मीटर चलने के बाद, यहाँ से 30 मीटर चलने के बाद 60 अंश का अवनमन कोण, यहाँ पर 60 अंश का अवनमन कोण हो जाता है। तो भवन की ऊंचाई और कार की चाल ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, ए और बी एक भवन है, ये है एक भवन है, भवन दिए हैं और इसके ऊंचाई यही है, ऊंचाई h है और तथा बी सी x दिए हैं और सी डी 30 मीटर, सी और डी 30 मीटर दिए हैं और कोण ए डी बी 30 अंश दिए। कोण ए डी बी दिए हैं 30 अंश और कोण ए सी बी दिए हैं 60 अंश। तो हमको क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज ए बी और डी में tan 30 अंश। तो इसमें क्या है, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, क्या है, लाल बटे कक्का। तो क्या हो जाएगा, tan का लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये ए बी। तो ए बी लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा, डी बी। तो लंब कितना दिए हैं, क्या दिए हैं, tan 30 अंश में लंब h और आधार क्या दिए हैं, डी बी 30 और x। तो इसको लिख देंगे दोनों को जोड़ के, d और b क्या थे, 30 धन x। तो 1/30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 h 30 धन x बराबर, इधर हो जाएगा तो ये √3 नीचे, तो h बराबर क्या मिला, 30 धन x बराबर वर्गमूल 3। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। वैसे क्या दिए हैं, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में ज्ञात करना है हमको। क्या दिए हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, tan 60 अंश का मान। इसमें भी लाल बटे का करेंगे तो क्या, लंब बटे और आधार करेंगे बी सी। तो लंब कितना है, h है ऊंचाई और आधार x है। तो tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 होता है h/x। तो h बराबर हो जाएगा x √3। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 30 धन x अपॉन √3 और x वर्गमूल 3। तो इधर गुणा हो जाएगा तो √3 3 हो जाएगा। तो 30 धन x बराबर 3x हो जाएगा और 30 बराबर 3x माइनस x, तो 30 बराबर 2x। तो x बराबर 30/2 हो जाएगा। तो 15, x बराबर क्या हो जाएगा, 15, x बराबर 15 मीटर। 15 मीटर आ गए x बराबर। तो क्या बोले, भवन की ऊंचाई हम लोग क्या लिए हैं, क्या h बराबर x √3 लिए है ना। तो क्या हो जाएगा, 15 वर्गमूल 3 मीटर ये हो जाएगा, भवन की ऊंचाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 वर्गमूल 3 इसकी ऊंचाई हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, बिंदु सी से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड। तो हम लोग चाल निकाले। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटा समय। तो 15/10 तो क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतिम क्वेश्चन है, क्या दिए हैं, समीकरण दिए हैं
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 समीकरण हल करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या दिए हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है हमको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो इसको इसके साथ हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो एक को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग -2 घनिष्ठ लेंगे क्या, हाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो अब हम लोग 2 में से 1 घटाए तो 1 बचा, +1 बचा ना। तो हम लोग माइनस उभय निश्चय लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब हम लोग वर्ग समीकरण से लेंगे, हल करेंगे सूत्र विधि से। इसको क्या होता है सूत्र विधि से, ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सब घनिष्ठ हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा -1। तो क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की जगह पर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, ए की जगह पर 2 और -1 धन ऋण 1 माइनस प्लस 8 2 है ना, क्या हो जाएगा, -1 धन ऋण 9/4। तो क्या हो जाएगा, 1 धन ऋण 3/4। तो कॉस थीटा बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार धन चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 धन 3/4, 4 धन 4/1 मतलब कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा -1 है ना, ठीक -1। तो यहाँ पर 2/4 होगा तो 1/2 आएगा, और 1/2 होता है जो थीटा बराबर 60 अंश होता है। और वैसे ही ऋण चिन्ह लेने पर हो जाएगा ना, यहाँ पर तो नहीं बनेगा ऋण चिन्ह, ये तरफ ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1 - 3/4 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 कॉस थीटा का कुछ नहीं होता, ऋणात्मक के कारण ये अस्वीकृति है, तो ये थीटा बराबर 60 अंश जो है इसका सही आंसर है। ये लिखा ना, ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार है, अभिष्टल थीटा बराबर 60 अंश। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।